पिछली श्रृंखला में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी रचना जूठन पर विचार किया और हमने यह देखा कि वह समाज जिसमें वर्ण व्यवस्था समाज के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए हुआ था, वह धीरे धीरे आगे चल कर के मनुष्यता के विकास में रोड़ा बन गई, उनके मार्ग को अवरुद्ध करने लगी। प्राचीन काल में सभी मनुष्य समान थे, उच्च नीच का भेद नहीं था। तो कार्य की सुविधा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। ब्राह्मण शिक्षा देगा, क्षत्रिय रक्षा करेंगे, वैश्य व्यापार करेगा या भोजन प्रदान करेगा और शूद्र सेवा करेंगे। उस समय तक सभी समान थे, लेकिन धीरे धीरे कार्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है वह उच्च वर्ग में आ गए और शूद्र जिनको सेवा का कार्य मिला हुआ था वो दलित, निचली जाति में आ गए। उनसे हम सेवा तो लेते थे, उनसे कार्य हम लेते थे, लेकिन उनका तिरस्कार भी करते थे। धीरे धीरे वो अछूतों की श्रेणी में आ गए, यानी कि हम उनसे छूना भी नहीं चाहते थे उनको, न उस बर्तन को, न उस कुआं को, न उस मार्ग को भी, कि जिससे कि वो दलित गुजरते थे, शूद्र जो गुजरते थे, उस रास्ते से हम दूर हट कर के चलते थे। या सवर्णों के कुआं से दलित जो है वह पानी नहीं ले सकते थे, सवर्णों के पास वो उनका जूठन उठा सकते थे, उनका कूड़ा कचरा साफ कर सकते थे, कपड़ा साफ कर सकते थे, लेकिन उनके बराबरी में बैठ नहीं सकते थे, न उनसे मनुष्यता के व्यवहार की आशा कर सकते थे। उनके बिना, शूद्रों के बिना हमारा काम नहीं चलता था। हमारा से मतलब सवर्णों से है। शूद्रों के बिना हमारा काम चलता भी नहीं था और चलेगा भी नहीं, लेकिन उनके लिए तिरस्कार की भावना जो है वह हमारे पास सुरक्षित थी। हम काम कर लेते थे, उनसे काम लेना हमारा अधिकार था, लेकिन हम उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। बड़े बड़े समारोहों में जहाँ लाखों लोग भोजन करते थे, वहाँ भी इन शूद्रों को, जो कि महीने पहले से आकर के सफाई का कार्य करते थे, यहाँ सेवा करते थे, लोगों के पैर दबाते थे, वो खाने के नाम पर उनको उनका जूठन ही प्राप्त होता था, तिरस्कार ही प्राप्त होता था। कोई सीधा मुंह से उनसे बात भी नहीं करता था। और लेखक ने इस तिरस्कार को स्वयं अनुभव किया। उसने इसको भुगता नहीं, कोई काल्पनिक नहीं थी, बल्कि यह वास्तविक चीज़ थी और लेखक ने इसको स्वयं अनुभव किया था और उसको अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के सामने या प्रबुद्ध वर्ग के सामने इस भावना से, इस उद्देश्य से उपस्थित किया कि दलित भी इंसान हैं, उनके साथ भी इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए। वो हमारे समाज के आवश्यक अंग है। अगर सिर हमारा सोचता है, हाथ काम करता है, तो पैर के बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता है। तो उसी तरह से शूद्र भी, हम बिना जूता चप्पल के नहीं रह सकते, गंदे कपड़े पहन के नहीं रह सकते, हमारे मवेशी बिना चारा पानी के नहीं रह सकते। तो फिर जो हमारा ये काम करता है, ये हमारे मवेशियों के चारा पानी की व्यवस्था करता है, उनकी गंदगी साफ करता है, हमारे कपड़े साफ करता है, या हमारे बर्तन धोता है, हमको नहलाता धुलाता है, वो हमारे लिए तिरस्कृत कैसे हो गया? उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी इच्छा है और उसके अंदर योग्यता भी है। तो उस समय में दलित वर्ग से आने वालों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी भी नहीं, और अगर कोई गलती से विद्यालय पहुंच भी जाता था तो उसके साथ वही व्यवहार होता था जो कि लेखक के साथ होता था। वहाँ शिक्षक भी उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, या उसे झाड़ू लगवाने का या उसी तरह का कार्य उससे लेते थे, जिसको देख करके लेखक दुखित तो होता ही था, लेकिन माता की देन कहिए या उसकी भाभी या उसके परिवार वालों ने उसको प्रोत्साहित किया और उसको इस दलदल से निकाला, और तब जा कर के जो लेखक हैं उन्होंने उच्च पद भी प्राप्त किया
और समाज के सामने अपनी समस्या भी रखी और उसने यह भी साबित कर दिया कि दलितों में भी, जिसको हम अछूत समझते हैं, वो भी योग्य हैं और वो हमारे तिरस्कार के पात्र नहीं हैं, बल्कि वह भी हमारे लिए, अगर ब्राह्मण राजपूत वैश्य हमारे लिए आदरणीय हैं तो कम से कम ये भी, इनके साथ भी हम समानता का व्यवहार तो कर ही सकते हैं। यह हमारे तिरस्कार के पात्र नहीं है, बल्कि आदर सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि इनके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता है। तो और यह अच्छी बात है कि धीरे धीरे हमारे समाज में बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है और आज दलितों को भी समान अधिकार प्राप्त है, या उनको उनके उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं बन रही हैं या उनके उत्थान का प्रयास किया जा रहा है। अगली श्रृंखला में हम जे कृष्णमूर्ति और उनकी शिक्षा पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।